मेंसुरेशन की अगर बात कहें तो इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक आपका रहेगा वही क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड प्रश्न। इनकी एक तरफ आपके क्षेत्रफल और परिमाप के प्रश्न चलेंगे और दूसरी तरफ जो है वो आयतन के प्रश्न चलेंगे। आयतन के साथ जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी रहेगा, जिसको आप आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें। तो ये आयतन के साथ जो है वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। इसको मुख्य रूप से अपन एरिया पैरामीटर जिसको आप कहते हो, तो इसको 2D के अंतर्गत काउंट करते हैं, यानी कि 2D डायमेंशन। और इसके अंतर्गत अगर अपन देखेंगे तो 3D के अंतर्गत इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब बात करें कि अपने पेपर में तो आपके टोटल 4 प्रश्न यहां से बनते हैं, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को मिला के। प्राइमरी पोर्शन में 2 से 3 सवाल आते हैं, जूनियर सेक्शन में आपके लगभग 4 से 5 सवाल, 4 तो मिनिमम है और प्राइमरी में 2 मिनिमम है। तो प्राइमरी में 2 और जूनियर सेक्शन में आपके 4 सवाल इसमें रहेंगे। क्योंकि कंसेप्ट वही रहते हैं, बस कुछ सवाल यहाँ पूछ लेंगे, कुछ सवाल वहां पूछ लेंगे, उसमें कोई विशेष अंतर रहता नहीं। तो आपको पढ़ना ओवरऑल ही है। जूनियर सेक्शन में 2 सवाल यहाँ से और 2 सवाल यहाँ से आते। प्राइमरी सेक्शन में अधिकतर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, यहाँ से रेयर केस का सवाल आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल और परिमाप को मेंसुरेशन के अंतर्गत, और फिर इसके बाद जो है वो आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये कि आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ा हम पूरा ही रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठ के देखेंगे, जरूरी नहीं कि केवल सीटेट, अगर आप सुपरटेट में भी बैठेंगे तो भी यही कंसेप्ट रहेंगे। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बढ़ानी पड़ेगी कि आप कितने अधिक क्वेश्चन कर सकते हो। वो जैसे कंसेप्ट केवल यही रहते हैं, मेन कंसेप्ट यही है। चाहे आप 2D के लिए 2D मेंसुरेशन अगर 2D 3D दोनों को कहें तो दोनों के कंसेप्ट इतने ही हैं। इन कंसेप्टों को पढ़ने के बाद अब जैसे सीटेट का एग्जाम देने आओगे तो सिर्फ सीटेट के सवालों की प्रैक्टिस करो। आप यूपी टेट देने जा रहे हो तो फिर इन्हीं कंसेप्ट को पढ़ के कि यूपी टेट के सवालों की प्रैक्टिस करो। आप डीएसएसबी या किसी अदर एग्जाम सुपरटेट को देने जा रहे हैं तो फिर आप केवल उन्हीं एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस करो। और कंसेप्ट यही है, चाहे वो किसी वही मैथ के जो फॉर्मूला है वो थोड़ी बदल जाएंगे, केवल फिर प्रश्नों के आधार पर आपको अपनी सोच तय करनी है कि आखिर वहां पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही रहेंगे। ठीक है ना। तो अब इसके बाद सीधे चलते हैं, तो कुछ फॉर्मूले भी रहेंगे, उनको भी समझेंगे। तो सबसे पहले अगर त्रिभुज की बात कहें तो सबसे पहले त्रिभुज को ही समझ लेते हैं कि आखिर त्रिभुज के बारे में कौन कौन सी बातें जो है वो बताई गई हैं, या कौन कौन सी बातें जो है वो त्रिभुज के बारे में रहेंगी। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में अगर कहें तो जर्नलाइज, अगर कोई पूछ ले कि जर्नलाइज जो है वो त्रिभुज का आकार क्या है, वो क्या है, तो इतना तो आप पढ़ के आए हो, ये थोड़ी मानेंगे कि आप एक प्रकार से बिल्कुल अबोध बालक हो और कुछ नहीं जानते हो। ये अगर हम मान लें ABC, ये आपकी 3 ये कोण दिए गए हैं, इसको कोण ये कहेंगे, 3 कोण रहेंगे त्रिभुज के अंतर्गत। ये त्रिभुज की जो है वो 3 भुजाएं रहेंगी, इतना तो आप जानते ही हो। ये जो है वो आपका त्रिभुज का क्या रहेगा, एरिया रहेगा, यानी कि आपका बीच का जो है क्षेत्रफल रहेगा। तो इसको क्षेत्रफल अगर हम कहें तो क्षेत्रफल आप जानते ही हो कि क्षेत्रफल क्या है। तो इस आकृति को आप क्या कह रहे हो, क्षेत्रफल कह रहे हो। ये पूरी की पूरी आपकी क्षेत्रफल है। अगर हम इसी आकृति में बात करें ये, तो ये आपके जो है वो आपके क्या कहलाएंगे, कोण कहलाएंगे, यानी कि ये कोण A है, B है, ये कोण आपका A है, ये कोण आपका C है। अगर इसको कहें तो ये BC भुजा है, इसको कहें ये AC भुजा है, इसको कहें ये AB भुजा है। अगर तीनों भुजाओं की माप हम इस प्रकार मान लें कि इसकी A माप है, इसकी B माप है और इसकी C माप है, ऐसे मान सकते। तो अगर कोई क्षेत्रफल आपसे पूछता है तो क्षेत्रफल ये बीच वाला पोर्शन है जो ग्रीन से पूरा येलो से कल अपन ने छायांकित कर दिया। लेकिन अगर कोई परिमाप पूछे कि भाई परिमाप क्या है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, उसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग। यानी कि ये जो आपकी आकृति आपको दिखाई गई है, इस आकृति पर अगर आप गौर फरमाइए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यानी कि जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए, तो ये पूरी लंबाई आपकी क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। यानी कि परिमाप जो होता है वो भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। किसी भी आकृति में आप जाओ, चाहे आप त्रिभुज में जाओ, चाहे वर्ग में जाओ, चाहे चतुर्भुज में जाओ,
चाहे आप किसी भी आकृति में चले जाओ 2D के अंतर्गत, परिमाप जो है वो क्या होगा, उसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग रहेगा। आप समलंब चतुर्भुज पर चले जाओ, समांतर चतुर्भुज पर चले जाओ, आयत पर चले जाओ, वर्ग पर चले जाओ, त्रिभुज पर चले जाओ, आप वृत्त पर चले जाओ, वृत्त का क्षेत्रफल भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी जो है वो परिधि जो रहेगी वही उसका क्या बन जाता है, एक प्रकार का परिमाप बन जाता है। यहाँ पर जो कि वर्ग त्रिभुज है, यदि इसको हम वर्ग मान लें थोड़ी देर के लिए, आगे चलेंगे तो ये आपका वर्ग का ये जो है परिमाप रहेगा। लेकिन फिलहाल तो अभी अपन त्रिभुज की चर्चा करते हैं, तो त्रिभुज को पहले समझते हैं। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये जर्नल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर कोई त्रिभुज हो गया है, इसका परिमाप अगर कोई कह रहा है तो ए बी सी, हम इस त्रिभुज के परिमाप को मान लेंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो है वो क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी रहेगा। अब इसी के आधार पर अगर देखें कि जनरलाइज कोई भी त्रिभुज है, ये नहीं कहा उसने कि आखिर ये त्रिभुज है कैसा, कोई भी त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज का एक अगर त्रिभुज का फॉर्मूला अगर कोई कहे कि त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा, किस फॉर्मूले से जो है वो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुजों के प्रकार के आधार पर निर्भर करेगा कि त्रिभुज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा क्षेत्रफल के लिए। अगर त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज में अगर हमारे पास लंब दिया गया है तो हम 1/2 आधार गुणे लंब कर लेंगे। अगर सपोज दैट यहां पर कोई आपका ये त्रिभुज बना है इस प्रकार से, और इस प्रकार का अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ऊपर से अगर हम लंब डालें, इसमें अगर कोई त्रिभुज आपका जो है वो बना हुआ है, एक मिनट से देखना, तो बता रहे थे क्या कि अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज का अगर हमको लंब मिल जाए, यानी कि उस त्रिभुज की अगर हाइट हमको मिल जाए, तो अगर हाइट हमको मिल गई है किसी प्रकार, मान लिया ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजा ये ए है, ये बी है, ये सी है, और अगर त्रिभुज की हाइट हमें पता चल गई है कि ये लंब जो है वो उसका मान हमें पता चल गया कि एच है, तो फिर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज दिया हो उसके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते 1/2 आधार, यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फिर हम किसी भी त्रिभुज के लिए जर्नलाइज रूप से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उस केस में ये याद रखना पड़ेगा कि हमको किसी प्रकार जो है वो त्रिभुज की क्या मिल जाए, हाइट मिल जाए। अगर हाइट मिल जाएगी तभी हम इस फॉर्मूले को लगा पाएंगे। अगर हाइट नहीं मिली तो आधार तो दिया रहेगा, किसी भी भुजा को मान लो, जब तक लंब आपके पास ना हो, हाइट आपके पास ना हो, तब तक काम नहीं बनेगा। आप समझ पाए कि नहीं? तो यहां पर यह चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब एक एक करके त्रिभुज वाइज चलते हैं और त्रिभुज के अकॉर्डिंग जो है वो देख लेते हैं कि आखिर कौन से त्रिभुज के अकॉर्डिंग कौन सा आपका फॉर्मूला जो है वो क्षेत्रफल का क्या करेगा, काम करेगा। तो त्रिभुज वैसे तो कई प्रकार के त्रिभुज हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहले देख लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ये भुजा के आधार पर है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कोई कहे कि क्या है, जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग माप की दी गई हों, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि वो त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो अगर यहां पर देखें, मान लिया जाए कि आपका कोई एक त्रिभुज ये आपका बना है, ये आपका त्रिभुज बना है, ये ए माप है, ये बी माप है, ये सी माप है, और तीनों की तीनों जो माप है वो आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी।
यानी कि तीनों की माप जो है वो क्या है आपकी अलग अलग है। एबीसी वैसे भी लिखा है तो आप समझ सकते हो कि तीनों की माप बराबर नहीं है। ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषम बाहु। भुजा के आधार पर अगर देखें तो सबसे पहले हम विषम बाहु देखते हैं कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, तीनों भुजाएं आपस में समान ना हो, वो त्रिभुज विषम बाहु कहलाएगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। इन तीनों पर प्रश्न आपके आते हैं। और फिर चौथे नंबर पर पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज बनता है, जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका कोई एक कोण क्या दिया हो, आपका समकोण दिया हो, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये चार त्रिभुजों के आधार पर प्रश्न आपको देखने हैं क्षेत्रफल में, इसी पर प्रश्न जो है वो आपके बनते हैं। तो सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज लिया है। विषम बाहु त्रिभुज को दिया है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब तीनों भुजाएं ही दी गई है केवल कि ए बी सी की माप दी। वो कह रहा है एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। बताइए तीनों भुजाओं में से अब क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? हाइट है नहीं। तो इसके लिए फिर एक फॉर्मूला आता है जिसको हीरोज फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, यानी कि एरिया के लिए फिर आप उस फॉर्मूले का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये कहता है अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एक प्रकार का हीरोज फॉर्मूला है जो हीरोज वैज्ञानिक के द्वारा क्या किया गया था? दिया गया था। जो आपके वृत्तज्ञ थे उनके द्वारा जो है वो इसको बनाया गया था कि कोई ऐसा त्रिभुज जो विषम बाहु है जिसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना तो अंडर रूट के अंतर्गत s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का गुणनफल कर देंगे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो निकल आएगा। यहां पर s क्या है? ए बी सी तो उस त्रिभुज की भुजाएं हैं, जहां a, b, c ये तो आपकी त्रिभुज की क्या कहलाएंगी? भुजाएं ही कहलाएंगी जो दी गई हैं। जो त्रिभुज दिया है उसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो फिर ये s क्या है? s कहलाएगा अर्ध परिमाप, उसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। उसी त्रिभुज का क्या कहलाएगा? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? तो कहोगे अर्ध परिमाप के लिए परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग कर दो और अर्ध का मतलब उसको आधा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? आपका अर्ध परिमाप बन जाएगा। अगर कोई अर्ध परिमाप पूछ ले कि अर्ध परिमाप का मान क्या है, तो परिमाप का मतलब क्या है? पर क्या है परिमाप? तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज की, वो परिमाप है। अगर उसी को आधा कर दिया तो वो बन गया अर्ध परिमाप। बात समझ पाए? तो ये तो पता ही होगा, फिर भी नहीं पता तो हमने बता दिया। अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कि आखिर कौन कौन से पॉइंट और आपके लिए जरूरी हैं देखना। इसी में फिर लेते हैं एक और त्रिभुज ले लेते हैं, फिर सवालों पर चलते हैं। एक और त्रिभुज ले लेते हैं, फिर सवालों पर चलते हैं ताकि आप समझ पाएं और दोनों के आधार पर सवाल लगा पाएं। दूसरा त्रिभुज इसी में ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। इसका बहुत यूज करेंगे हम, क्योंकि समकोण त्रिभुज से आंसर जो है वो आपके जल्दी निकलेंगे, इसलिए इसके कंडीशनों को आपको अच्छे से समझना है। इसका यूज भी बहुत करने वाले हैं और आपके पेपर में आते भी बहुत है, ये सुनना, प्राइमरी और जूनियर दोनों सेक्शन में। चलिए अब बात अगर करें कि समकोण त्रिभुज क्या होगा, तो जिसका एक कोण आपका क्या दिया हो? समकोण दिया हो, वो आपका त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसका एक कोण 90 अंश है। ये जो भुजा है ये कर्ण कहलाती है, आप जानते ही हो। ये भुजा है जो है वो आपकी लंब कहलाती है, ये भी जानते ही हो। ये भुजा जो है वो आधार कहलाती है, ये भी आप जानते ही हो। नहीं जानते तो हम बता रहे, यानी कि ये जो भुजा है वो आपका आधार है। इसमें होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय जो है वो आपकी लागू होती है जब भी कोई आपका समकोण त्रिभुज रहेगा। ध्यान रखना, केवल समकोण त्रिभुज के केस में, समकोण त्रिभुज में, यानी कि समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लागू रहेगी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि हमेशा कर्ण का जो वर्ग रहेगा वह है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। ये आपका जो कर्ण का वर्ग है वो हमेशा आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। उसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका जो है वो समकोण त्रिभुज होगा। उसी को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे जो उसका एक कोण 90 हो और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा हो? कर्ण का जो वर्ग हो वो आधार और लंब के वर्ग के योगफल के क्या दिया हो? बराबर दिया हो। तो वही त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज है तो वो पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रहा होगा? फॉलो कर रहा होगा। अब देखते हैं सर, इसमें इस आधार पर भी अगर प्रश्न पूछ लें तो वो भी चल जाएगा। अगर इसमें भुजाओं की माप हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इसकी भुजा जो है वो सी है,
ये भुजा की माप ए है, ये भुजा की माप बी है। तो यहां से सी अगर भुजा की माप दी गई है तो कर्ण का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, यानी कुछ भी कर लो पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ये भी हम लिख सकते हैं, भुजाओं की माप जो दी गई है कर्ण में वो सी दी है, लंब और आधार आपके ए और बी दिए तो हमने लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर लिया, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका कोई परिमाप पूछे कि समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो परिमाप के लिए तो a प्लस बी प्लस सी यानी आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, तीनों मानों को आपस में जोड़ दो, वही उसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। फिर अगर हम कह दें कि इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है कि भैया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना है, चूंकि ये 90 अंश है तो इसकी एक भुजा जो लंब है वो इस त्रिभुज के लिए किसका काम करेगी, ऊंचाई का काम करेगी। और जब ऊंचाई का काम करेगी तो हमने कहा था जिस भी त्रिभुज में अगर ऊंचाई दी गई है तो उसका क्षेत्रफल हम किससे निकालेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां पर जो आपका क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा, 1/2 आधार और गुणे आप क्या कर दोगे, ऊंचाई कर दोगे। 1/2 और आधार का मान क्या दिया है, तो आधार का मान आपका b हो गया इंटू ऊंचाई का मान a हो गया, या इसको क्या कर लो आप h मान लो। तो आप क्या कर सकते हो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी कि अगर चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के केस में तो हमेशा जो लंब रहेगा वो किसका काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। बात समझ पाए कि नहीं, कि जो आपका लंब रहेगा वो किसका काम करेगा, ऊंचाई का। तो उसके लिए तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जो है वो किसका फॉर्मूला रहेगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है इतनी बात। अगर यहां पर ये कह दें, जरा समझना, जरूरी नहीं कि केवल यही एक पॉइंट दिया हो, जरूरी नहीं, अगर यहीं पर एक ये कह दें, देखना जरा, यहीं पर एक और बात कह दें, इसी में देख लेते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया था इस प्रकार से, ये बनाया था, ये कोण आपका 90 अंश है भैया, ठीक है। हमने कहा था कि ये अगर लंब है, ये ए बी सी, ये कोई आपका समकोण त्रिभुज है, अगर इसमें ये लंब है तो इसकी ऊंचाई हम h मान लें, या इसकी ऊंचाई h मत मानो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ये चूंकि ऑलरेडी दिया गया है आपका लंब तो इसको हम लंब मान लेते हैं, अभी लंब मान लेते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है वो क्या दिया गया है, आधार, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, आधार ही मान लेते हैं। ये क्या दिया गया है आपका कर्ण, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, कर्ण मान लेते हैं, ठीक है। अगर वहां पर ये दिया हो कि इसके समकोण से इसका एक लंब जो है वो किस पर अध्यारोपित किया गया है, कर्ण पर आरोपित किया गया है, यानी कि एक लंब खींचा गया, लेकिन वो लंब कहां पर खींचा गया है, कर्ण पर खींचा गया है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अगर इस कर्ण को यूज करेंगे तो इसके लिए इस h हाइट को ले लें, और ये कर्ण जो है वो आधार का काम करेगा, तो 1/2 आधार यानी कि आपका 1/2 आधार यानी कि कर्ण हो गया, इंटू ऊंचाई क्या हो गई आपकी h जो खींचा गया लंब है, या इस लंब की माप को हम थोड़ी देर के लिए, लंब ना लिखो सर आप h ही मान लो, क्योंकि लंब ये मान रखा है हमने, लंब जो है वो आपका ये मान रखा है, इसलिए इसको हम h मान लेंगे, यानी कि ये ऊंचाई है उस त्रिभुज की। अगर किसी 90 अंश के कोण से कर्ण पर क्या खींचा गया है, एक 90 अंश पर लंब खींचा गया है, तो फिर अगर हम इसके अनुसार देखें क्षेत्रफल कि 1/2 तो हमारे पास एक दूसरा लंब ये भी तो है और एक आधार ये है, तो 1/2 आपका लंब इंटू इसको हम क्या कर देंगे आधार, ये भी तो रहेगा आपका कि नहीं रहेगा। और है तो दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल के नहीं है, तो दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे यहां पर बराबर। तो जब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर करोगे तो 1/2 इंटू कर्ण इंटू h ऊंचाई बराबर 1/2 इंटू लंब इंटू आपका क्या आ गया आधार। इस इक्वेशन को याद रखना, इससे भी सवाल बने हैं। 1/2 से 1/2 कट गया क्योंकि आपस में बराबर हैं, तो यहां से h का मान अगर कोई पूछ रहा है इस हाइट का, तो हाइट का मान अगर आपसे निकाला जाएगा जो लंब खींचा गया है कर्ण पर, उसका मान क्या रहेगा लंब गुणे आधार और अपॉन में क्या रहेगा आपका कर्ण।
इस मान को भी तुम याद रखोगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका भी प्रयोग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका प्रयोग भी हम लोग कर लेंगे। यानी कि h जो ऊंचाई है किसी त्रिभुज की, अगर कर्ण पर लंब खींचा गया है तो उसका मान कैसे निकालेंगे। वो कहेगी कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं समकोण में, कर्ण पर खींचे गए लंब की माप ज्ञात कीजिए। तो फिर कैसे निकालोगे, उसके लिए यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, काम में लाना है। कि जब वो ये कहे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए लंब की माप क्या होगी, तो कर्ण पर खींचे गए लंब की माप h बराबर लंब इंटू आधार अपॉन कर्ण रहेगा। चलिए अब चलते हैं सवालों पर और पहला सवाल देखते हैं कि क्या है। ये रहा पहला सवाल और कह रहा है कि 6, 8, 10 भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है सर। चलिए यहां पर कुछ भुजाएं दी गई हैं, 6 दी, 8 दी, 10 दी, और उसके आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर अभी हमें तो ये पता नहीं कि आखिर ये त्रिभुज है क्या, ये भी नहीं कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो जब ये नहीं कह रहा कि वो समकोण त्रिभुज है तो हम तो यही मानेंगे कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी, ए, बी और सी, यानी ए भुजा की माप 6 दी है, बी भुजा की माप 8 दी है और सी भुजा की माप कितनी दी है, 10 दी है। तो फिर हमारे पास त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला एक ही है कि अंडर रूट के अंदर हम क्या करेंगे, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या कर देंगे, सी। यही तरीका है। अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो s का मतलब क्या, परिमाप, तो परिमाप का मान कैसे निकालेंगे, परिमाप यानी अर्ध परिमाप, यानी s जो है वो क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, 6, 8, 10, तो 6 प्लस 8 प्लस 10 बाई 2, 8, 6, 14 और 10, 24 बटे 2, यानी कि आपका कितना आएगा, 12। मान रख देते हैं। तो यहां पर मान रखा है, s का मान अर्ध परिमाप का 12 आया है, 12 माइनस कितना कर देना है, 6 इंटू 12 माइनस कितना कर देना है, 8 इंटू 12 माइनस कितना कर देना है, 10। सॉल्व करते जाएं, आराम से आपका मान जो है वो निकल आएगा। ये आ गया 12 इंटू, ये आ गया यहाँ 6 इंटू, ये आ गया आपका 4 इंटू, ये आ गया आपका 2। बात समझ में आई होगी। अगर इसको देख लें तो आप देखना, इसको हम सॉल्व करके बाहर निकाल सकते हैं। अंडर रूट के अंदर देखना, ये 6 का गुणा 4 में कर रहे हो तो 24 है, 12 का गुणा 2 में कर रहे हो तो 24 है। तो हम यहाँ अंडर रूट के अंदर 24 गुणे 24 लिख सकते कि नहीं, और 24 से एक जोड़ा बन के बाहर निकलेगा तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 24 निकल के आएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप फॉर्मूले से मान निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर भैया तुम थोड़ा सा ही अपने मस्तिष्क का यूज करोगे तो इस आंसर को तुम बस केवल 2 मिनट में ही निकाल दोगे। देखना, वो तरीका बताते हैं और तुम्हें करना इसी तरीके से है जो हम तुम्हें अब ये बता रहे हैं। ये तरीका तो तब लगाओगे जब तुम इसमें असफल हो जाओ तब, नहीं तो ये तो कभी लगाना ही नहीं है तुम्हें पेपर में, क्योंकि ये बहुत लेंदी रहता है। अभी तो ये सरल वैल्यू थी तो आराम से निकल आया, नहीं तो फिर ये बहुत उलझाता है, कैलकुलेशन काफी कठिन करता है। तो इसका प्रयोग से हम बचेंगे अधिकतर पेपर में। जब नहीं कोई ऑप्शन दिखेगा तो मजबूरी में फिर लगाना ही लगाना है, इसके लिए बता दिया है। तो सबसे पहले 6, 8, 10 दो भुजाएं दी हैं, पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भुजाएं मिलकर के समकोण त्रिभुज बना रही हो। और अगर समकोण त्रिभुज बनाएंगी तो हमारा काम आसान है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से हम इसका क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। तो एक बार चेक कर लो आप, सेकंड मेथड क्या कह रहा है कि पहले आप क्या चेक करेंगे, कहीं ये भुजाएं समकोण त्रिभुज तो नहीं बना रही। अगर ये समकोण त्रिभुज बना रही है तो फिर हम उस कंडीशन से ही इसको सॉल्व कर डालेंगे। तो यहां पर समकोण त्रिभुज का मतलब एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है, एक भुजा आपकी क्या दी गई है, 10 दी गई है, ये दी गई। तो यहां पर एक बार चेक कर तो लो कि कर्ण का, आपका जो कर्ण है वो आपका बड़ी भुजा का जो वर्ग है, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा रहेगी, बड़ी भुजा का वर्ग क्या दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आ रहा। तो 6 का स्क्वायर करोगे 36, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 64 और 36 को जोड़ रहे हो तो 100 आ रहा है, और 10 का वर्ग भी कितना है, 100 है। बात समझ पाई कि नहीं। यानी कि अगर हमें ये चेक करना है 3 भुजाओं में क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर रहा है अथवा नहीं, तो हम कहेंगे कि भैया 6 का वर्ग करेंगे,
8 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करोगे 36, 8 का वर्ग करोगे 64, दोनों को जोड़ दोगे क्या बराबर 100 के आ रहा, तो कहोगे हाँ 36 और 64 100 के बराबर आ रहा। ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। यहां पर किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी हाइट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने 6 को बेस माना तो 8 हाइट बन गया, इसमें से भाग दे दिया 8, तो 6 का गुणा 4 में किया 24। देखो यहां से भी 24 आया और यहां से भी 24। तो इस तरीके का प्रयोग तो तब करना है जब तुम ये ना कर पाओ। पहले ये देखना है कि कहीं त्रिभुज समकोण तो नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज है तो फिर आप क्या करोगे, आप इसी तरीके का प्रयोग करोगे। अब तुम कहो क्या हम बार बार ये भुजाओं का वर्ग करके देखते रहेंगे? हाँ भैया कर लेना, क्या दिक्कत है अगर सवाल आसान हो रहा है तो। और अगर नहीं करना तो हम तुम्हें एक और तरीका बताते हैं, तो उस तरीके से कर लेना तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखना सर जरा, क्या एक तरीका और बताते हैं। अगर तुम्हें यह ज्ञात करना है कि जो 3 भुजाएं हैं, कोई भी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, वो 3 भुजाएं पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रही अथवा नहीं कर रही, या जिसको आप कह सकते हो कि पाइथागोरस आपका जो ट्राइंगल है उसकी शर्त को फॉलो कर रही अथवा नहीं कर रही, या पाइथागोरस त्रिक जो है उसका निर्माण कर रही अथवा नहीं कर रही। तो इसके लिए आपको केवल याद ये रखना है। देखना, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि 3, 4, 5 हमेशा ये संख्याएं पाइथागोरस त्रिक का निर्माण करेंगी। आपकी 5, 12, 13 ये हमेशा पाइथागोरस त्रिक का निर्माण करेंगी। आपकी 6, 8, 10 हमेशा पाइथागोरस त्रिक का निर्माण करेंगी। आपकी 7, 24, 25 आपस में हमेशा पाइथागोरस त्रिक का निर्माण करेंगी। आपकी 8 हो गई, 15 हो गई, 17 हमेशा पाइथागोरस त्रिक का निर्माण करेंगी। आपका 9 हो गया, 40 हो गया, 41 हमेशा पाइथागोरस त्रिक का निर्माण करेंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आप अब चुकाओ, क्या हम ये याद करते रहेंगे? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं भैया, तुम बिल्कुल याद मत करो, याद कोई थोड़ी करता है गणित, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे तुम याद करो। तो फिर क्या करें? तो तुम ये करो, जब भी कभी कोई भुजा दी गई है कि वो आपस में पाइथागोरस त्रिक का निर्माण कर रही अथवा नहीं कर रही, तो आपको केवल ये काम करना है, जैसे 3 भुजाओं में कोई एक भुजा तो आपको दिख ही रही है, मतलब तीनों की तीनों तो दिख ही रही है, किसी एक भुजा को उठा के देख लो। जैसे यहां पर हमने 3 को पकड़ा भैया, ये 3, अब ये 3 कैसी संख्या है? तो दो कंडीशन में आप चेक करेंगे। एक तो पाइथागोरस त्रिक जब विषम संख्याओं के रूप में दिया हो तब कैसे चेक करेंगे, और जब सम संख्याओं के रूप में दिया हो तब कैसे चेक करेंगे। तो विषम संख्याओं के रूप में 3 है तो हमने 3 विषम संख्या ली, 3 विषम संख्या ली, इस 3 का क्या कर दिया वर्ग, वर्ग कितना आ गया आपका 9। बात समझ पाए कि नहीं? इसमें 9 में दे दो 2 का भाग, 2 का भाग दिया, ये कितना आ गया 4.5, इससे एक ज्यादा और इससे एक कम, मतलब 4.5 को पूरा कर दो तो 5 और 4 को अगर नीचे कर दो तो 4, यानी कि इसमें अगर हम 0.5 जोड़ दें और इसमें अगर 0.5 घटा दें तो 4 और 5, यानी कि जो 3 भुज संख्या होगी वो किस किस के साथ पाइथागोरस त्रिक का निर्माण करेगी या किस किस के साथ पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण करेगी, तो 3, 4, 5 आपस में पाइथागोरस त्रिक का क्या करेंगी, निर्माण करेंगे। आप किसी भी विषम संख्या को उठा के देख लो कि वह किसके साथ पाइथागोरस त्रिक का निर्माण करेगी, इसके माध्यम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। फिर देखना, ये 5 दिया है, लो 5 का आपको चेक करना, 5 का किया वर्ग, वर्ग कितना हुआ 25, 25 में दे दो 2 का भाग, 2 का भाग दिया कितना आ गया 12.5, 0.5 जोड़ दो, 0.5 घटा दो, लो 1 में जोड़ दो 1 में घटा दो, जोड़ दोगे तो आ गया 13, घटा दोगे आ गया 12, यानी कि 5 जो है वो किस किस के साथ पाइथागोरस त्रिक में रहेगा, 12 और 13 में जो है वो क्या रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय के रूप में रहेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? कोई भी विषम संख्या दी हो आपको इसी पैटर्न को क्या करना है, फॉलो करना है। बात समझ पाए कि नहीं? लो आप 7 को ले लो, 7 का चेक करना, 7 का किया वर्ग, 7 का वर्ग किया कितना आया 49, इस 49 में दे दो 2 का भाग, अब 49 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, आपका 50 है नहीं तो 24 दशमलव क्या आएगा 5 नहीं आएगा।
अब 24.5 में अगर हम 0.5 जोड़ दें तो कितना आ गया 25, 24.5 हटा दें कितना आ गया 24। तो जो 7 है वो किस किस के साथ पाइथागोरस में रहेगा, 25 और 24 के साथ क्या रहेगा, पाइथागोरस त्रिक बनाएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं? तो अब तुमको वहां सिर्फ ये चेक करना है, एक संख्या उठाओगे छोटी, विषम संख्या दी गई है तो तुरंत चेक कर लोगे कि पाइथागोरस प्रमेय बन रही अथवा नहीं बन रही। और जब तुम इसको कई बार चेक करोगे तो आधे से ज्यादा तो तुम्हें पाइथागोरस त्रिक याद हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो यहां पर जो आपको चेक करना था, यहां पर जो 6 था, तो अब हमें टाइम थोड़ी लगेगा, हम इसका स्क्वायर थोड़ी करते रहेंगे। स्क्वायर चूंकि सरल है कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप देखो कि अब चूंकि ये तो सम संख्या है, विषम का हमने तुम्हें बताया ही नहीं, अभी तो विषम का बताया, अभी सम का बता रहे हैं। विषम का समझ गए? अगर विषम का चेक करना हो, ये पेपर में सीधा ही आया है, सीटेट में सीधा ही पूछा गया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पाइथागोरस त्रिक का निर्माण कर रही है, या निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं मिलकर समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो आपको इसी के माध्यम से निकालना है कि कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, जैसे अब उन्होंने ये कह दिया भैया विषम विषम की तो देख ली हमने, अब सम को देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं सम को। अरे आप सर कोई भी ले लें, आप 9 को चेक कर लें, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 81 को आधा करोगे 2 का भाग दो तो 81 में, तो 40.5। अब 40 में 1 जोड़ दो, 0.5 जोड़ दो तो 41, 0.5 घटा दो तो 40, यानी कि 9 जो है वो किसके साथ पाइथागोरस त्रिक में रहेगा, 40 और 41। बात समझ पाए? यानी कोई भी आप विषम संख्या उठा के देख लें, अपने आप उसकी आपको पाइथागोरस त्रिक मिल जाएगी। चलिए, अब अगर वो ये कहे कि विषम की जगह पर दी गई है सम संख्या, भैया सम संख्याओं में कैसे चेक करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखना, सम संख्याएं जैसे कि 3 के बाद आ गई है 4, अब 4 किसके साथ पाइथागोरस त्रिक का निर्माण करेगा, तो सेम वही स्टेप चलना है। 4 में गए आगे, 3 में क्या करते थे वर्ग, यहां 4 का किया वर्ग कितना आया 16, 16 में क्या किया 2 का भाग, करना वही है। ठीक है, सेम करना वही है। अब जो आ गया है कितना आपका 8, बस ये केवल याद रखना है कि वहां पर केवल एक बार 2 का भाग देते थे, यहां पर हम 2 बार 2 का भाग करेंगे, 2 बार डिवाइड करेंगे उसी संख्या को। एक बार 2 का भाग दिया तो आया 8, दूसरी बार 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 4। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इस 4 से एक ज्यादा और एक कम, तो 4 से एक ज्यादा करोगे 5 और 4 से एक कम करोगे तो 3। देखो यही तो आ गया 3, 4, 5, और 3 से गए थे तब भी 4, 5 पर पहुंच गए थे। बात समझ पाए कि नहीं? तो इसमें कुछ सेम कंसेप्ट है, विषम संख्याओं में केवल एक बार वर्ग करके केवल एक बार भाग देना है, यहां एक बार वर्ग करके 2 बार डिवाइड करना है 2 से, और फिर एक जोड़ दो और एक घटा दो, उसमें 0.5 जोड़ दो और 0.5 घटा दो। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये सीधा ही पेपर में पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से पाइथागोरस त्रिक कौन सी है। अगर कहें यहीं पर अगर 6 लिख लें, भैया 6 का बताओ, तो 6 का कहेंगे वर्ग, 6 का वर्ग कितना आ गया है 36, 36 में दिया 2 का भाग कितना आया 18, 18 में फिर दिया 2 का भाग कितना आया 9। लो 9 में 1 जोड़ दो 1 घटा दो, तो 9 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया 10, 9 में 1 घटा दोगे कितना आ गया 8। 8, 10 और 6 जो है वो आपकी किस में रहेंगी, पाइथागोरस त्रिक में रहेंगी। देखो जरा सर, यही सवाल तो था, 6, 8 और 10 पाइथागोरस त्रिक में है। भाई हमें चेक करना 6, तो हम 6 का किया वर्ग, 6 का वर्ग किया 36, 36 में दिया 2 का भाग गया 18, 18 में फिर दिया 2 का भाग आया 9, 9 में 1 जोड़ दो 1 घटा दो, 1 जोड़ेंगे 10, 1 घटा देंगे 8। देखो 8, 10 और 6 आपस में क्या होंगे, पाइथागोरस त्रिक में होंगे। तुरंत के तुरंत आप चेक कर लोगे कि आखिर समकोण त्रिभुज बना रहा या नहीं बना रहा, और समकोण त्रिभुज बना रहा तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 6 गुणे 8 किया, हमने तुरंत के तुरंत आंसर निकाल लिया। बात समझ पाए कि नहीं? चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी अब आप जो सवाल है वो इसी पैटर्न पर करेंगे। और भी अगर कोई संख्या है, जैसे तुम सोचो छोटे छोटे संख्याएं दे ले रहे, लो बड़ी संख्या ले लो, 16 ले लो, 16 का वर्ग करो, 16 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 256। 256 में क्या करोगे 2 का भाग, 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा 128। 128 में फिर दोगे 2 का भाग तो कितना आएगा 64। 64 में 1 जोड़ दो, 1 64 में क्या कर दो घटा दो, 1 जोड़ोगे तो आएगा 65, 1 घटा दोगे आएगा 63, यानी कि 64, 63, 16 जो है वो 63 और 65 के साथ क्या करेगी, आपकी पाइथागोरस त्रिक में रहेगी।
बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि कोई भी आपकी जो सम संख्या है वो आपकी इसी रूप में जो है वो आपकी पहचानी जाएगी। चलिए अब चलते हैं आगे और दूसरा सवाल लेते हैं। समझना, यहां पर जो सवाल दिया गया है 5 दिया, 11 दिया, 13 दिया, इस भुजा के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब सर सबसे पहला आपका काम ये नहीं होगा कि तुम क्या करने लग जाओ, हीरोज फॉर्मूला से सवाल लगाना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें त्रिक निकालना या ये नहीं समझ पा रहे तो इसका जो आंसर निकालोगे कैसे? त्रिभुज का फॉर्मूला ये है √s × s - a × s - b × s - c। तो इसमें a b c भुजा के मान दिए गए हैं, अर्ध परिमाप s हम निकाल लेंगे 5 11 13, 5 + 11 + 13 और उसमें 2 का भाग दे दो तो 5 3 8 और आपका 8 और 1 9, ठीक है। 1 मिनट, 3 और 4 5 4 9 29/2। यानी कि यहां से जो आपका मान आएगा, ये सही नहीं आ रहा है 12, ये 11 छप गया है, यहाँ 12 है, ठीक है ना, नहीं तो आएगा ही नहीं। ये यहाँ 11 नहीं है, ये 12 है, भैया से गलत छप गया है। 5 12 13, तो 5 और 12 13 जो है वो कितना आएगा 30 और 30/2 आपका जो अर्ध परिमाप आएगा 15। अब अर्ध परिमाप 15 से आप क्या निकाल लो, आंसर निकाल लो। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका कह रहा है कि नहीं, तुम ये मत करो, आप तो ये चेक करो कि क्या ये समकोण त्रिभुज की कंडीशन को फुलफिल कर रहे अथवा नहीं। तो हमारे पास भुजाएं क्या थी, भुजा थी 5 थी, 12 थी, 13 थी। हमने कहा विषम संख्या है भैया 5, तो 5 से चेक कर लेते हैं। तो हमने 5 का किया वर्ग, आ गया 25, 25 में दिया 2 का भाग, आया 12.5, 0.5 जोड़ दिया तो 13, 0.5 घटा दिया तो 12, तो 12 13 और 5 हमारी क्या हो गई, पाइथागोरस त्रिक में आ गई। अब पाइथागोरस अगर त्रिक में आई है तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, कुछ भी मान लो, 5 12 में से किसी को मान लो, 5 को बेस मान लिया तो आपका हाइट 12 हो गया। 2 से 12 को काटा 6 बार, 6 का गुणा 5 में किया 30, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ पाए कि नहीं? ये तरीका आसान है, तुम्हें यही लगाना है। तुम उससे जाओगे तो टाइम फंसाओगे, टाइम ज्यादा आएगा, ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो समझ रहे कि नहीं? देखो हमने तुम्हें सारी चीज स्पष्ट की है। तुम्हें पाइथागोरस त्रिक कैसे पहचानना है वो भी तुम्हें बताया है। सम है संख्या तो कैसे, विषम है संख्या तो कैसे, और गिनती के गिने चुने आते। अगर हम कहें हमने तुम्हें लिखे हैं, ये जो यहां पर लिखे हैं, अगर तुम इतने भी याद रख लेते हो तो भी सफिशिएंट है। लेकिन याद क्यों रखना जब आपको निकालना हमने सिखाया। बात समझ पाए कि नहीं? अब आगे चलते हैं सर, देखना आगे चलते हैं और फिर सवाल लेते हैं, ठीक है ना। जहां भी आपको दिक्कत हो आप पूछ सकते हो सर, बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं। चलिए अब यहां पर फिर कहते हैं कि बताओ त्रिभुज का, अब यहां पर सवाल की जो भाषा है वो बदलेगी, स्तर भी बढ़ेगा। कह रहे हैं कि यदि एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 व 15 सेंटीमीटर है, तो फिर उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए भैया। क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 व 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए सर, जल्दी से बताइए सर। चलिए सर, हाँ जितना भी आए देखना। त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिभुज का परिमाप दिया है और भुजाएं दी 2 8 व 15, ठीक है भैया। एक भुजा है 8, दूसरी भुजा है 15, ठीक है। अब परिमाप दिया है, जरा समझना, त्रिभुज की परिमाप का मतलब क्या होता, परिमाप का मतलब तो ये होता तीनों भुजाओं का योग a + b + c। तो परिमाप अगर 40 सेंटीमीटर है और 2 भुजाएं ऑलरेडी 8 और 15 है, भैया ये 8 हो गई, ये 15 हो गई, तो क्या तीसरी की माप नहीं निकाल पाओगे यहां से? क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बराबर ही तो परिमाप है। तो यहां से 15 और 8 जोड़ दो तो आपका 23, 40 में से क्या घटा दो, 23 घटा दो, बराबर किसकी भुजा की माप आ गई, सी भुजा की माप आ गई। तो 40 में से आप 23 घटाओगे तो आपका जो माप आएगा वो कितना आ जाएगा, 17। यानी कि तीसरी भुजा की माप कितनी है, 17। तो यहां पर तीसरी भुजा की माप हमने कितनी निकाल ली, 17।
अब चेक करो इन तीनों भुजाओं को, क्या ये पाइथागोरस त्रिक बना रही? तो सबसे छोटी भुजा है 8, 8 सम संख्या है, 8 का वर्ग करोगे 64, 64 में 2 का भाग दो कितना आया 32, 32 में फिर 2 का भाग दो कितना आया 16, 16 में 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 16 में 1 घटाएंगे 15, 15, 17 और 8 आपकी क्या बना रही हैं? पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण कर रही हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज बना रही हैं। बात समझ पाए? तो अगर समकोण त्रिभुज बना रही है तो फिर उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यह आपका जो दो भुजाएं हैं इनमें से किसी को भी बेस हाइट मान लो, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ देना क्योंकि वो कर्ण बनती है। तो यहां पर त्रिभुज का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस किसी को मान लो 8 और इसको मान लो 15, 2 से 4 बार इसको काट दिया, 15 का 4 में किया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका आंसर। आज समझ पाए कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं सर? ये सारे सवाल सरल हैं, तुम कर सकते हो। चलिए एक और सवाल लेते हैं ताकि और समझ पाओ। तो इसको तो तुम कर ही लोगे। त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और इसकी दो भुजाएं 6 व 7 सेंटीमीटर दी हैं। तो बताइए कि आखिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए फटाफट से। हो गया? कितना आया? 21 आया। चलिए सर बताइए कितना आया आंसर? तुम लोग आंसर नहीं निकाल पाए? क्या हुआ? कितना आया आंसर? 21 आंसर आया। वेरी गुड। कितना आया? इन लोगों तो आंसर आ गए, तुम कह रहे बनेगा नहीं है। आपका नहीं आना आंसर, कोई बात नहीं। पीछे वालों का कितना है आंसर बहन जी? और आप लोगों का कितना आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। और करगो नरेश आपका कितना आया? हाँ अभी कर रहे हो, कोई बात नहीं, करो करो। चलिए सुनिए सर, क्या 6√10? हाँ सही है, सही है, वेरी गुड। चलिए समझना, सही आंसर निकाला आपने। सुनना, एक त्रिभुज का परिमाप दिया है 24 और त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। एक भुजा है 6 और दूसरी भुजा है 7, यहां लिख लिया हमने। अब तीसरी भुजा मिसिंग है, निकालते हैं तीसरी भुजा कैसे। त्रिभुज का परिमाप तो दिया 24, तो परिमाप बराबर दिए, इतना सिंपल तरीका बताया है। 24 मतलब परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। यहां परिमाप प्रश्नानुसार 24, ए और बी भुजा की माप दी गई है 6 और 7 प्लस सी। 24 में से 6 और 6 12, 1 13 घटा दोगे सी, तो आपका ये सी का मान 11 आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। यहां तक आ गए होंगे, यानी कि तीसरी भुजा की माप कितनी आ गई? 11। अब तीसरी भुजा की माप 11 आ गई तो चेक करो क्या पाइथागोरस त्रिक बन रहा? तो 6 का वर्ग जैसे ही किया तो कितना आया? 36। 36 में 2 का भाग दिया 18, फिर 18 में 2 का भाग दिया 9, 1 जोड़ दो 1 घटा दो तो 10 और 8, यानी कि जो 6 संख्या रहेगी वो किसके साथ पाइथागोरस त्रिक बनाएगी? 10 और 8 के साथ। तो 6 ये किसके साथ दी गई है? 7 और 11 के साथ दी, यानी कि 6, 7, 11 आपस में पाइथागोरस त्रिक का निर्माण नहीं कर रही। बात समझ पाए? तो अब नहीं कर रही तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? हीरोज फॉर्मूला। अंडर रूट के अंदर है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो अब जो फॉर्मूला लगेगा वो बेस इंटू हाइट नहीं लगेगा।
अब त्रिभुज का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा अंडर रूट के अंदर क्या करोगे, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो s का मान और निकाल लो, तो s जो है वो अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो यहां पर 6 प्लस 7 प्लस 11 बटे 2 किया, तो आपका कितना आ गया, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी परिमाप 24 ही तो दिया है सर, सीधा 24 में क्या कर दो, सीधा 2 का भाग दे दो तो भी आ जाएगा। तो 24 बटे 2 कितना आ गया, 12, क्योंकि परिमाप ऑलरेडी 24 दिया, तो 2 का भाग दे दो तो परिमाप निकल आएगा। इसका मान अगर हम निकाले तो इसका जैसे ही मान निकालेंगे अंडर रूट के अंदर मान रखेंगे तो 12 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 12 माइनस 7 इंटू 12 माइनस आपका 11, यही रहेगा। अब इसको सॉल्व करो सर, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये 12 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये आपका 5 रहेगा, ये आपका 1 रहेगा, यही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं कौन कौन बाहर निकल आ रहा और कौन जो है वो अंदर ही रहेगा, देख लेते हैं। तो यहां पर देखना, अगर आप देखोगे तो यहां 12 गुणा 5 60 गुणा 6, तो यहां पर ऐसे ही अपन ने गुणा किया तो कितना आ गया, 360 आ गया अंडर रूट के अंदर, आ गया कि नहीं। क्यों, 12 का गुणा 5 में किया 60, 60 का गुणा 6 में किया 360। अब 360 में आप देख रहे हो कि अगर 360 में हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 36, यानी कि अगर 360 को यूं लिख दो 36 गुणे 10, तो 36 गुणे 10 लिखो, 36 का वर्गमूल लोगे तो 6, और अंडर रूट के अंदर 10 तो रहेगा ही, क्योंकि ये जो है वो अंडर रूट के बाहर नहीं निकलेगा, तो 6 रूट 10 यही मान आ रहा होगा। क्या दिक्कत थी इसमें बहन जी, कहां फंसे रहे आप लोग, ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं। हमने कहा था अगर पाइथागोरस त्रिक बन रहा है तो एक बटे 2 बेस इंटू हाइट, और नहीं बन रहा तो फिर उसके आगे सोल्व कर दो और तुरंत के तुरंत आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर, चलते हैं, ये समझ कर होगे आप यहां तक सवाल। अब इसके बाद दूसरा तरीका लेते हैं, मतलब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, 2 त्रिभुजों से मिक्सअप सवाल आप समझ गए। चलिए अब यहां चलते हैं और करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि यहां पर पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है, उस समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो सम द्वि मतलब दोनों, बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजा समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि यहां पर अगर हम मान लें ये इसकी 2 भुजा आपस में बराबर हैं, कैसे, ऐसे मानो 2 भुजा बराबर लो, 2 भुजा देखो ये 2 आपस में बराबर दिख रही है, यानी इसकी माप ए, इसकी माप ए, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है, इसकी माप क्या होगी, बी, ठीक है। अब कोई कहे कि इसके लिए आपको कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला इसके लिए याद रखेंगे परिमाप। तो परिमाप तो पता ही है अपन को क्या होगा, परिमाप की अगर बात करेंगे तो a प्लस बी, ये परिमाप रहेगा। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। इसके बाद अगर कोई कहे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है सर, क्षेत्रफल के लिए क्या कोई फॉर्मूला सीधा रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, तो कहोगे यार समद्विबाहु त्रिभुज के लिए सीधा तो नहीं है, नहीं है तो हम निकाल लेते हैं। अभी देखो क्या इसकी हाइट के लिए कोई फॉर्मूला है, तो कहोगे नहीं यार हाइट के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हाइट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम निकालते हैं हाइट के लिए भी। देखना कैसे, ये समद्विबाहु त्रिभुज था, हमने ऊपर से यहां नीचे एक लंब खींचा, ठीक है, या यहां कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहां कर लो, यहां बना लो। ये जो था वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज था, इस प्रकार से ये था। इसको भुजा की जो माप थी वो ये ए थी, ये आपका बी था आधार। हमने कहा यहां पर एक हमने लंब डाला है, ये इस प्रकार से, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से जो भुजा विषम है, जो भुजा उस पर डाला गया लंब उस समद्विबाहु त्रिभुज की उस भुजा को 2 बराबर भागों में काटता है। अगर ये भुजा बराबर है इस भुजा के और यहां से सामने वाली भुजा पर लंब डाले तो ये इस भुजा को 2 बराबर भागों में काटेगा, ये यहां से यहां बराबर रहेगा और यहां से यहां बराबर। यानी कि अगर ये b है तो ये मान b/2 हो जाएगा और ये मान क्या हो जाएगा, b/2, और यहां पर कोण कितना बन जाएगा, 90 अंश, क्योंकि लंब डाला है तो वो आपका लंब 90 अंश, क्योंकि भुजाएं ये आपके बराबर है, इस कारण से ऐसा हुआ है।
विषम बाहु में नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। अब चूंकि अगर हमने ये लंब डाल दिया है तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। इस एक मान के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। अगर ये आधार हो गया, ये हाइट h हो गई, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर क्या कहता है? कर्ण का वर्ग कहता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो यहां पर जो आपका कर्ण है, कर्ण आपका क्या दिया गया है? a स्क्वायर बराबर आधार क्या दिया गया है? b/2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ पाए कि नहीं? ये बात समझ पाए कि नहीं पहले ये बताओ, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के लिए केवल इतना त्रिभुज लेंगे हम, ये नीला वाला, और इतने त्रिभुज में जो आपका आधार रहेगा वो b/2 रहेगा, क्योंकि लंब जो है वो इस पूरी b भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो a b/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब जो है वो आपका क्या है? तो यहां पर आपका लंब जो है वो आपका h का स्क्वायर। अब हमें लंब का मान चाहिए तो b को इस तरफ भेजो, तो a स्क्वायर और b का स्क्वायर करेंगे और फिर इस तरफ भेजेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4 बराबर कितना आएगा? h स्क्वायर। तो अगर h का मान हमको निकालना तो केवल इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो थोड़ा हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरफ इसको खिसका लेते हैं और थोड़ा इसको ऊपर भी खिसका लें इस प्रकार से। अब यहां देखना 4 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या रहेगा? h स्क्वायर। अगर h का मान निकालना है यहां से तो यहां लिख लेते हैं कि अगर h का मान आपको निकालना है कि भाई h का मान क्या आएगा, तो हम यहां h का मान निकाल सकते हैं कि h का मान यहां से अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट किसके ऊपर लगा देंगे? 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या करोगे? 4। ये किसका मान आएगा? h का मान। लेकिन अगर 4 को हम बाहर निकालना चाहें तो 1/2, क्योंकि 4 का अंडर रूट के अंदर 4 है तो 4 का 2 बाहर निकल आएगा, 1/2 अंडर रूट के अंदर क्या बचा रहेगा? 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किसका मान है? h का मान है सर, यानी कि इसकी हाइट का मान है समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट का। अब समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट का मान अगर ये है तो हमें अगर हाइट मिल गई है और ये पूरा अब b बेस बनेगा तो एरिया हम निकालें अगर समद्विबाहु त्रिभुज का तो कहोगे 1/2 आधार यानी कि बेस इंटू हाइट। यही करोगे कि नहीं? तो 1/2 और बेस का मान क्या है? उसकी पूरी भुजा अब b आएगी, b इंटू हाइट का मान क्या दिया है? तो 1/2 और अंडर रूट के अंदर क्या कर देंगे? 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बात समझ पाए कि नहीं? तो यहां से जरा सॉल्व करके एक्यूरेट मान अगर निकालें एरिया का तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, b 1/2 गुणा किया तो 4 और अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया के बराबर रहेगा। ये फॉर्मूला तुम याद रखोगे, लेकिन इसका प्रयोग हम कम ही करेंगे, लेकिन फिर भी तुम याद रखोगे सर, ठीक है ना? इसका प्रयोग हम कम ही करेंगे, उसके बावजूद भी तुम इसको क्या रखोगे? याद रखोगे, ठीक है? कम करेंगे, बहुत रेयर केस एक आध सवाल में करेंगे, जैसे अभी लास्ट वाले में हीरोस फॉर्मूला लगाया था, बाकी सब समकोण त्रिभुज से निकाल लिए थे, वैसे ही आगे सारे सवाल समकोण त्रिभुज से निकालेंगे, केवल एक आध फॉर्मूले में इसका प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना? तो पहले चलते हैं, इसी के आधार पर एक सवाल लगाते हैं और तुम्हें बताते हैं कि कैसे, ठीक है ना? समझ क्या हुआ? एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे समद्विबाहु की हाइट और एरिया, जैसे ही वहां और यहां, इसकी कभी कभी जरूरत पड़ेगी, रेयर केस तो हम यूज कर लेंगे। लिख लो जल्दी से। हो गया? चलिए, तो अब ये सवाल लिखते हैं, बताइए एक त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 36 सेंटीमीटर और इसके आधार की लंबाई दी गई है 16 सेंटीमीटर, तो पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें चूंकि पूरा मान नहीं दिया, इसमें ये लिखना था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 36 सेंटीमीटर और इसके आधार की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो फिर क्षेत्रफल का मान क्या होगा? ये पूरा क्वेश्चन है जो भैया ने समद्विबाहु छोड़ दिया, तो आप अपनी तरफ से इसमें ऐड कर लेना। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप 36 है
और आधार की लंबाई 16 है, तो फिर क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। अब चलिए सर, अब सर अगर ये आपका त्रिभुज जो है वो ये आपका ये दिया गया है इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से ये आपका त्रिभुज दिया गया है, ये इसकी ये भुजा आपकी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा देखें तो ये ए है, ये ए है, ये आपकी बी है, यही मानते हो। तो अगर देखें तो बी का मान तो ऑलरेडी दिया गया है 16, लेकिन ए का मान है नहीं, लेकिन इसका परिमाप तो दिया है। परिमाप का मान कितना दिया गया है? 36 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इस प्रश्नानुसार हम अपने अकॉर्डिंग अगर परिमाप निकालें तो a प्लस बी इसका क्या बनेगा परिमाप? तो a और a तो 2a हो गया, b का मान 16 ऑलरेडी दिया है बराबर 36, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 16, यानी कि 2a बराबर कितना निकालोगे 0 और 2, तो a बराबर कितना आ गया 10, यानी कि दोनों भुजाएं जो है वो आपकी क्या आ गई, ये a का मान 10 आ गया और इस वाली भुजा का मान भी कितना आ गया 10 आ गया। यानी कि समद्विबाहु की दोनों भुजाएं जो थी वो भी निकालनी a और तीसरी भुजा ऑलरेडी दी गई है कि कितनी है 16। अब कह रहा है कि बताओ क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम पढ़ के तो आए हैं। एरिया का फॉर्मूला समद्विबाहु त्रिभुज का v/4 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b², यही पढ़ के आए कि नहीं आए? यानी कि v/4 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। अब इसका मान रखें तो b का मान कितना है सर 16 बटे कितना है 4, अंडर रूट के अंदर कितना है 4 इंटू a का मान कितना दिया गया है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर, यही करेंगे। अब ऐसे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये 16 से 4 जो है वो 4 बार कट गया यही, तो इसको यही काट दिया, नीचे लिख लिया 4, अंडर रूट के अंदर 10 का देखो वर्ग करोगे 100 का गुणा करोगे 4 में तो कितना आ गया 400, माइनस का चिन्ह माइनस, 16 का वर्ग करोगे कितना आ गया 256। आगे जाओ 400 में से 256 घटा दो कितना बचेगा 144 अंदर, यानी कि अंडर रूट के अंदर कितना बच गया 144, और 144 वर्गमूल निकालोगे कितना आ गया 12, 12 का गुणा 4 में किया कितना आ गया 48। ये बात समझ पाई कि नहीं समझ पाई? बड़ा आसान है निकालना, कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो तुरंत के तुरंत आप क्या कर सकते हो, इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, समझना अब आगे चलते हैं इसी में। अब इस तरीके से हमने ये तो कर लिया है, लेकिन हम चाहते कि इस तरीके से इसको नहीं करना है, हमें दूसरे तरीके से करना है। तो अब इसको थोड़ा सा यूं करते हैं इधर, और इसका आंसर केवल इतने में निकालने की कोशिश करते हैं कि इतने में केवल आंसर हमारा निकल आए। देखो ये एरिया थोड़ा यूं लिख दें, एरिया देख लो, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 36, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पर हमने क्या किया, एक काम ये कर लिया कि त्रिभुज का परिमाप दिया गया था, कहोगे हाँ भाई त्रिभुज का परिमाप दिया गया था। अब त्रिभुज का अगर परिमाप दिया गया है, जैसे त्रिभुज का आपका जो परिमाप दिया गया है, तो हमने ये दो भुजाएं खींचनी, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है। अब त्रिभुज की एक भुजा का मान बी का मान दिया गया है 16, टोटल त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 36, तो इससे हमने ए का मान निकाल लिया 10 और 10। ये तो वही सेम पैटर्न किया, वही भुजा तो निकालनी पड़ेगी। अब अगर हमें ये मान मिल गया है तो इसके आधार पर अगर हम किसी प्रकार इस हाइट का मान निकाल लें, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम हाइट का मान निकाल लें, एच का मान निकाल लें, तो फिर हम इसमें भी तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा सकते हैं। तो हाइट का मान कैसे निकालें? तो हमने आपको बताया था, जब भी कभी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, शीर्ष से खींचा गया लंब इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 16 है तो 8 ये हो जाएगी, 8 ये हो जाएगी। बताओ ये बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है, अगर ये 8 है तो हम 8 के आधार पर ये चेक कर सकते हैं कि इसकी एक भुजा भैया 8 है, दूसरी भुजा इसकी 10 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी जो आपकी h का मान निकालेगी। तो कर्ण के वर्ग में से इसके वर्ग को घटा दोगे, उससे बेहतर है कि तुम पाइथागोरस त्रिक याद करो कि जब इसके साथ हम 6 लेते हैं तो 6, 8, 10 क्या बन जाते हैं, पाइथागोरस त्रिक बन जाते हैं। तो जब 10 का वर्ग करोगे उसमें से 8 का वर्ग 64 घटाओगे तो 36 बचा है, और 36 किसका वर्गमूल है 6 का। तो इस हाइट का मान कितना आ गया 6। अब हाइट का मान अगर 6 आ गया और आधार तो पूरा अब क्या रहेगा 16, तो त्रिभुज का फॉर्मूला आपके पास वही दिया 1/2 बेस इंटू हाइट।
1/2 बेस अब क्या काम करेगा पूरे त्रिभुज के लिए 16 इंटू हाइट क्या काम करेगी केवल 6। 2 से 6 को 3 बार काट दो, 16 का गुणा 3 में करा दो 48। देखो यहां भी 48 आया और यहां से भी 48 आया। ये बात समझ पाए कि नहीं? सिर्फ आपको पाइथागोरस त्रिक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना सीखना, उससे आप जल्दी आंसर निकालना सीखोगे। क्या किया इसमें? कुछ नहीं सर, आप भी जानते हो। यहां तक तो सेम किया सर, यहां तक तो सेम किया, यहां तक सेम किया, यहां तक। इसके बाद ये कहानी हमने नहीं पढ़ी, यहां ये कहानी हमने नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ी। उसके बाद हमने यहां से क्या किया? हमने कहा अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 16 है, एक लंब यहां डालेंगे तो ये h होगा, तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 16 है, ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 8 है तो इसका ये कर्ण 10 है, तो इसका मान क्या होगा? पाइथागोरस त्रिक से याद किया कि 6 8 10 बनते हैं, तो इसका मान 6 होगा। और नहीं निकाल पा रहा है तो 10 का वर्ग में 64 का वर्ग घटा दो, 36 आ रहा है, 36 का वर्गमूल निकाल लो, 6 आ रहा। तो हाइट का मान कितना आ गया? 6 8 और 10 ये हो गए। इस दोनों को क्या मान लेंगे? अब इनको नहीं कि आपको केवल इतने का क्षेत्रफल निकालना, अब पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अगर जाओगे तो ये हाइट तो हाइट रहेगी, लेकिन बेस बदल जाएगा। पूरे त्रिभुज के लिए बेस क्या काम करेगा? 16। तो हम त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पर 1/2 बेस का मान अब 16 है, हाइट का मान अब भी 6 है। 2 से 3 बार काटा, 16 का गुणा 3 में किया 48, तब भी 48 आया, अब भी 48 आया। ये कह रहे हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है तो पूछो सर, नहीं तो आगे चले। बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चले। बताइए, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो पूछो। अब यहीं रुकते हैं, इसके बाद अब इसके आगे कल चलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं हमको। चलिए, ये बात समझ पाए कि नहीं? चलिए, इसके बाद ये सवाल है कल लगाते हैं, हम तो PDF भेज देंगे, ध्यान रहती नहीं हमें, लेकिन भेज देंगे तो तुम लगा लेना। चलिए।